बोलो आगे समझे फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। इसका सेकंड कल कर ही लिया था, थर्ड वाला देखो। The force between two charged particles is F. आप चाहते हैं फोर्स क्या हो जाए? डबल हो जाए। डबल हो जाए। फोर्स क्या चाहते हैं? डबल हो जाए। डबल हो जाए। तो फोर्स डबल कैसे हो सकती है? एफ किसके प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पता ही है। अब आप मुझे बताओ पहला स्टेटमेंट क्या जस्टिफाइड है या नहीं? चार्ज पार्टिकल को डबल कर दिया। ये तो 4 चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड। अगर दोनों पर चार्ज डबल कर देंगे तो क्या होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी ये वाली बात नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। डिस्टेंस आधा कर देंगे तो क्या होगा? वही हो जाएगा, 4 ही आएगा। 1/4 टाइम्स। 4 टाइम्स हो जाएगा ना, तो ये भी बाहर हो गया। अगला देखो। ये बाहर हो गया। डिस्टेंस रिड्यूस टू 70.7। ये तो और कम हो जाएगा। रिड्यूस टू, अपने आर के बारे में सोचे, चलो खुद ही सोचते हो अलग से। मान लो मेरे को फोर्स डबल करनी है, तो जो नया डिस्टेंस है वो आर डैश, पुराना डिस्टेंस आर, ऐसा लिखूं? ठीक है। एफ डैश को क्या लिखना है? 2 आर अपॉन, यानी आर डैश कितना हो गया? √2 आर, यानी आर बाय √2। हाँ बराबर। यस। 1/√2 मतलब कितना होता है? 1.2 √2 का आधा होता है। यस सर। √2 का आधा मतलब 0.707 हो गया। 0.7। यस सर। और परसेंटेज में बदलूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 70.7 आ जाएगा। मतलब जो नया डिस्टेंस है वो पुराने डिस्टेंस का कितना है? 70.7। कितना परसेंट है? कम। यानी कितना कम कर दिया होगा? 29.3। इतना कम किया होगा। लेकिन ये पूछना है कि रिड्यूस्ड टू, तो आपका आंसर क्या होगा? 70.7। रिड्यूस्ड बाय कहते तो 29.3। डन। यस सर। और अगर आपने मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बदला होता तो नया प्रोडक्ट का डबल करना रहता, पुराना प्रोडक्ट। अगर ये रेशियो क्या चाह रहे हैं? 2, तो दोनों को अगर मान लीजिए n टाइम्स कर दें तो n² हो जाएगा रेशियो। यानी n कितना आ जाएगा? यानी अगर दोनों चार्जेस को मैं √2 टाइम्स कर दूं तो क्या होगा? 4 टाइम ये हो जाएगा। √2 × √2 हो गया ना? है ना? यस सर। यानी अगर चार्जेस को √2 टाइम्स कर दिया तो कितना परसेंट हो गया? √2 मतलब 1.414। परसेंट में बदलेंगे तो कितना हो गया? परसेंट में बदलेंगे तो कितना हो गया? 141। और कितनी बढ़त हो गई अगर बोलो तो? 1.4। ठीक है। यस सर। देखते हैं, वापस पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। The force between two charged particles is F. It will become 2F if, थर्ड देखो सही है कि गलत है? सही है। सही है। और चौथा वाला देखो, वो भी सही है। दोनों सही हो गए ना? सर फोर्थ वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। वो तो तुम बताओ, थोड़ा सा कुछ अपने भी विचार रखो। दोनों चार्ज इतना परसेंट बढ़ा दिया मतलब कितने टाइम्स हो गए? 41.4% बढ़ा दिया। इसका क्या मतलब निकालोगे? 1.414 हो गया। 1.414 टाइम्स हो गया ना, यानी कि 1.414 मतलब √2। हाँ। तो अगर √2 टाइम्स एक को √2 टाइम्स दूसरे को बढ़ा दे तो √2 × √2 तो 2 होता है ना? 2 टाइम्स बढ़ जाएगा।
आ गया समझ में? Yes, sir. यस सर। और ये तो ट्वाइस पूछ लिया, मैं कुछ भी पूछ लूं, थ्राइस कुछ भी पूछे है ना रेंडमली। ये वाला देखो, ये वाला ये तो हो गया था सर। क्या जवाब दिया इसका आपने? F/2 एक पे 7 है चार्ज, एक पे -5 है। अगली बार दोनों को -2 दिया, -2 देने से 7 वाला क्या हो गया आसानी आता हुआ। था सर वही और है, वही -5 है। वाला क्या हो गया? A ऑप्शन आ जाएगा। थ्री नहीं क्योंकि माइनस 7 वाला +5 हो गया और -5 वाला -7 हो गया। -7 हो हम्म। तो गया। प्रोडक्ट पे कोई फर्क आया क्या? नहीं आया। आया यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहा। सेम रहा। डन अप टू ईयर या यस सर। या चलो अभी वाला देखो। ये वाला तो कर लिया था, देखो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन पहले पहुंचेगा, हाँ वो तो हो गया था सर। है ना? हाँ अब ये बचा आखिरी। हम्म। कॉपी में ही सॉल्यूशन लिख रहे हो ना इनके, करते जाना साथ साथ, फिर बाद में क्या है थोड़ा टॉपिक बड़ा ही है एक्चुअली। सर अभी रफ में नोट डाउन कर ले, फिर कर हैं? लेंगे। अभी रफ में नोट डाउन कर रहे सॉल्यूशन, फिर बाद में CW में उतार लेंगे। हाँ ठीक है। ये वाला एक बार रीडिंग लगा लो पहले इसकी, अच्छा क्वेश्चन है। सर इसमें वैक्यूम की जगह एयर मीडियम दिया है तो भी सेम हाँ कॉन्सेप्ट वो लगाएंगे। एयर के लिए तो अपन वही चला लेते हैं, ठीक है ना? एयर वाला कोई रोल नहीं है फिलहाल। दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स F से। अब इन स्फीयर्स को आप कांटेक्ट में लाते हैं, फिर वापस उतने ही डिस्टेंस पर रख देते हैं। अब ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और रिपेल करते हैं जिस फोर्स से उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इनिशियल अट्रैक्टिव उतना ही है जितना इनिशियल पहले किस चीज का फोर्स था, अट्रैक्शन। तो अब ये कह रहे हैं कि जो पहले चार्ज थे वो कितने थे इनके ऊपर, ठीक है? पहले फोर्स कितनी लग रही थी, F फोर्स F लग रही थी, तो क्या लिखोगे F के लिए? Q1 F किसके प्रोपोर्शनल था? मान लो एक पे चार्ज Q1 था और दूसरे पर Q2 था। अगली बार नई फोर्स क्या लगती, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए तो दोनों पर चार्ज कितना कितना हो गया, हाफ Q1 हाफ हो गया प्लस टोटल का। हाँ अब टोटल निकालने के लिए मैंने ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट किया है? सब या सोच के जवाब दो। चार्जेस डिफरेंट होंगे ना। ऐड किया विद साइन, एडिटिव प्रॉपर्टी की सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है? ऐड किया फिर उसके ऐड किया विद साइन, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो नहीं है ना? नहीं है। तो मैंने एक को प्लस और एक को माइनस कैसे मान लिया? क्योंकि आप क्योंकि अट्रैक्शन opposite फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स है। क्योंकि अट्रैक्ट पहले जो फोर्स था वो कैसा था, अट्रैक्शन का। तो क्या अब दोनों पर चार्ज सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है चार्ज। सेम है। अरे सेम है, क्योंकि दोनों कंडक्टर आइडेंटिकल दिए थे ना, तो दोनों पे टोटल चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा ना। यस हाँ सर। डन? यस सर डन। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब इसमें आप ये सोचो कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितना हो गया, ये हो गया। यस। अब नई फोर्स पुरानी फोर्स के बराबर ही है ना मैग्नीट्यूड में?
Yes. ये तो गिवन है। हम्म, नई फोर्स पुरानी फोर्स के बराबर ही दी है कि नहीं? दिया है। Yes. सेम फोर्स से क्या कर रहे हैं, बस अट्रैक्ट की जगह बस क्या करने लगे? Triple, अब मैं यहाँ पे प्लस और माइनस साइन नहीं लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं स्केलर फॉर्म यूज कर रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म? scalar, Scalar form. स्केलर फॉर्म, तो फिर कोई मतलब नहीं है फोर्स को प्लस या माइनस में लिखने का, ठीक है ना? Hmm. तो मैंने सिर्फ क्या देखा कि पहले जितनी फोर्स थी, फोर्स अभी भी क्या रही, उतनी ही रही ना। Yes. इसका मतलब जो चार्जेस का प्रोडक्ट पहले था और अभी है, वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर है. डन। Yes. sir. भाई डिस्टेंस तो क्या रखा, Constant. सेम ही रखा ना। तो डिस्टेंस जब सेम है तो फोर्स तो तभी सेम आएगी ना जब चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा, Same होगा. सेम होगा। यानी कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4Q1 Q2. 4Q1 Q2 के बराबर होगा। Hmm. यस और नो? Yes sir. Yes sir. अब हमारा टारगेट क्या है, Q1 और Q2 का क्या निकालना है? Ratio. या फिर हो सकता है Q2 और Q1 का रेशियो निकालना हो। Hmm. ये तो कहा नहीं ना कि 1 और 2, ठीक है। Yes sir. अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें डिफरेंस पता लग रहा है क्या? कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें डिफरेंस और सम में कोई रिलेशन हो? डिफरेंस, सम और प्रोडक्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। हम्म, हम्म, yes sir, हाँ, सही होता है। हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। Yes. लिब्रा। yes sir, अब ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास Q1 माइनस Q2 तो आई गया, Q1 प्लस Q2 देखे कैसे आ सकता है? Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर क्या होगा? Q1 square, ये होगा। अब क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, इसका मतलब Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? 2Q1 Q2 के होल माइनस इसका मतलब Q1 और Q2 का सम अंडर रूट 2 टाइम्स होगा। बोलो। Yes sir. अब अपने को रीअरेंज कर लेना इनको बस, और कुछ नहीं। तो Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 कितना है? Root 2. यानी कि Q1 अपॉन Q2 कितना होगा? ठीक है, हाँ या ना? Yes sir. अब मैं अगर इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हटाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? A square plus B square, A minus स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A square minus B square. minus तो क्या कहते हो, 1 ही रह गया नीचे यस सर। और ऊपर क्या रह गया? A plus B. तो Q1 और Q2 का रेशियो क्या आ गया? यही हो गया ना आंसर, यस सर। रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 plus 1 plus 2 2 प्लस प्लस 1 1 प्लस root 2, 2 4 root 2 नहीं, 2 रूट 2 2 root ये होगा। 3 प्लस रूट 2। ये हो सकता है। यस सर। हाँ, 3 प्लस 2 रूट 2 कह दें या 3 प्लस रूट 8 कह दें। अब लेकिन हमें क्या पता कि Q1 अपॉन Q2 निकालना है, हो सकता है Q2 अपॉन Q1 निकालना हो। तो Q2 अपॉन Q1 के लिए क्या करेंगे, वो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना उसी तरीके से।
upon root 2 plus रूट 1 beta. जैसे पहले किया था रैशनलाइज, तो ये Yeah, क्या हो same. जाएगा 3 माइनस √8। देखो क्या कह रहे थे कि पहले दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी एक पर चार्ज प्लस में था, एक पर चार्ज माइनस में था, लेकिन मैंने ऊपर प्लस और माइनस क्यों नहीं लिखे? मना किया ना, स्केलर फॉर्म में नहीं लिखना है चार्जेस विद साइन, ठीक है ना। Yes, सो sir. अभी दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाए तो नेट चार्ज दोनों का डिवाइड हो गया आपस में, तो नया चार्ज कितना कितना हो गया दोनों पे? नया चार्ज कितना कितना हो गया बच्चों? Q1 plus Q2 by 2. डिफरेंस का हाफ। उनके अलजेब्राइक सम का हाफ हो गया। अलजेब्राइक सम कितना हो गया? अगर मैंने चार्ज Q1 को प्लस और Q2 को माइनस मान लिया, मान लीजिए, Q1 minus Q2 upon 2. है ना, Q2 को मैंने क्या माना हुआ है प्लस, Q1 को प्लस और Q2 को माइनस माना होगा, नहीं, तभी यहाँ तो आ रहा है ऐसा। Yes, sir. यहाँ अपन ने विद साइन लिया है. तो एक को प्लस और एक को माइनस मानना है तो किसी को भी मान लो, है ना। तो Q1 को क्या मान लिया मैंने? प्लस मान लिया. प्लस माना, और Q2 को माइनस. Minus. माइनस मान लिया, यानी मैं साइन रख चुका हूं, तो इसका मतलब फाइनल आंसर में अब साइन के साथ तो आंसर हो की कोई उम्मीद ना करे। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अब फोर्स ये क्या कह रहे हैं, क्या रही फोर्स? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहा? सेम रहा। इसका मतलब क्या सेम रहा होगा? प्रोडक्ट का चार्जेस का प्रोडक्ट सेम चार्जेस का रहा प्रोडक्ट सेम रहा होगा ना। यस हाँ। सर। जब चार्जेस का प्रोडक्ट सेम रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? Q1 Q. Q2 माइनस Q1 अब के मैंने होल ये स्क्वायर। अलजेब्रा उठाया, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस, ये कैसे उठाया? A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी के होल स्क्वायर का रिलेशन लिया। यस सर। तो इससे हमारे पास फाइनली Q1 प्लस Q2 क्या आ गया? √2 + 1 अपॉन √2 - यानी 1। कि Q1 और Q2 का रेशियो, Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 का रेशियो क्या हो गया? √2/1। √2/1, यानी Q1 और Q2 का रेशियो क्या हो गया? अगर आप लिखते हो ना A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी, तो आप इसको क्या कर सकते हो? A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी अपॉन, C minus D. माइनस B. जैसे यहां मैंने यूज करा इसको, Q1 प्लस Q2 है ना, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 माइनस C1 minus D. इक्वल टू, ऊपर √2 प्लस 1 नीचे √2। अब इसको ऊपर वाले को ऐड करो, क्या आएगा? नीचे वाले को ऐड करो, क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, Yes. तो ये Yes. Q1 अपॉन Q2 क्या हो गया, जो Root मैंने 2 plus डायरेक्टली 1 लिख or दिया root था। 2? Yes, sir. ठीक है, ये रेशियो में Yes. पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटी क्लास में, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ध्यान आ रहा है कुछ? Yes, sir. यस और सर. ये ना भी ध्यान है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीवन काट सकते हैं, अब अपना कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पढ़ा है. लेकिन देख लो तो अच्छा ही रहेगा, दोनों है. फालतू के स्टेप्स चले जाएंगे ना इतने सारे। हाँ. अब √2 + 1 अपॉन √2 - 1, इसको रैशनलाइज करना क्या किया हमने? नीचे डिनोमिनेटर √2 से + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर भी डिवाइड। कर दिया, हाँ. यस सर। तो जिससे √2 + 1 का होल स्क्वायर आ गया। और अगर मैं इसका रिवर्स रेशियो करता तो क्या करता? फिर √2 - 1 से ऊपर करता, √2 - 1 से नीचे करता, हाँ. तो √2 - 1 का होल स्क्वायर आ जाता। तो एक आंसर 3 + √8 आ गया और एक आंसर, 3 minus root 8 आ गया. क्योंकि आंसर में, क्वेश्चन में तो उन्होंने रेशियो पूछा ना चार्जेस का। ये सुनो, Yes, sir. क्वेश्चन एक बार पढ़ ले, पढ़े इसको मन लगा के।
रफ कॉपी है आपके पास? Yes, sir. अब ट्राई कर लो खुद से ही। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा था, Q1 और Q2 का जो रेशियो आया वो मैग्नीट्यूड्स के तो रेशियो है ये। अगर आप देखें कि विद साइन लेते तो ये रेशियो माइनस में आना चाहिए था। यानी जो आपके आंसर आए थे 3 + √8 और 3 - √8, उसमें किसका मल्टीप्लाई करके और दिखाना चाहिए? माइनस का मल्टीप्लाई करना चाहिए ना। हाँ, तो ये हो गया -3 + √8 और ये -3 3 प्लस plus root. दूसरा कितना हो जाएगा? एक मिनट, ये -3 - √8। Root या तो 8. इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही दिया हुआ नहीं, ये तो ऐसे ही रहने दो। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ठीक है ना। -3 प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस लगा चुके थे। ध्यान करो, तो मैंने क्या कहा था, Q1 और Q2 का जो रेशियो आएगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के रेशियो आएगा ना। हाँ, तो अपने को जो आंसर में साइन के साथ अगर देना है रेशियो, जो कि ऑप्शन से ही तय होगा हालांकि, ठीक है ना। yes, sir. हो गया, कॉपी हो गया। Yes, sir. Okay. कोई डाउट तो नहीं रह गया किसी को इसमें? सर। सॉल्यूशन भी मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को, ठीक है। सर इसके पहले वाले जो अपनी मॉड्यूल जो आपने शीट भेजी है ना, उसमें ऊपर भी CYU के बहुत सारे दे रहे हैं, उसके आंसर कंफर्म करने के लिए। पहले वाली जो शीट भेजी थी उसका CYU नहीं, सारे तो करते जा रहे हैं जैसे आपने अपन। अभी कुल नहीं सर, एक छूटा हुआ है अपना सेक्शन। अच्छा, चेक योर एक मिनट अंडरस्टैंडिंग रुको, मैं नंबर खोल लेता हूँ 5 या एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, NCERT भी बच्चों पढ़ते जाना साथ साथ, है ना। yes, sir. NCERT की रीडिंग भी आप साथ साथ लगाते जाना, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, मेहनत साथ साथ कर लोगे तो क्या बात का लोड नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ या ना तो बोल दो भाई हम लोग। सर सर, अभी चार्जिंग लॉकडाउन है, बाय लॉकडाउन खुल रहा है, फिर लाएंगे सर बुक्स। तो NCERT तो डाउनलोड कर लो ना। सर सर वो उसमें सर फिर ऑन लैपटॉप स्क्रीनिंग में टाइम कर लेंगे तो फिर हम ये नहीं चलेगा, एक चीज सर चलेगी। ऑन स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो खुल जाने दो बाजार, और क्या, फिर थोड़ा सा और रुक जाओ, ठीक है। हाँ, हाँ, कौन सा चेक योर अंडरस्टैंडिंग बोल रहे थे इसमें? CYU 3 सी तो ही है तो पूरा 4 नो 4 वाला नहीं, वो 4 वाला 4th भी नहीं वाला। करना है, 4 अच्छा, वाला नहीं भी नहीं करना। करना है। चार्ज सर डेंसिटी और ये भी बताया नहीं मैंने आपको, ठीक है और ना। सर चेक योर अंडरस्टैंडिंग 2 के 4th वाले ऑप्शन में डाउट है मुझे। ये वही है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग 2 का 4th। सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है अभी। हाँ, क्वेश्चन बताना। सर CYU 2 का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाला, CYU 2 का ट्रू फॉल्स, हाँ। उसका 4th वाला बता दीजिए एक बार। स्पेसिफिक चार्ज, वो वाला है। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ से, और कोई सा तो नहीं है इसमें से? 2 मिनट सर, मैं भी एक बार देख लेता हूँ, स्क्रीन एक मिनट रुक एक्टिव। जाओ, मैं इसको इकट्ठा ही कर लेता हूँ। सर चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सेकंड इलस्ट्रेशन भी बता देना एक बार आप। हाँ सर, ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड प्रेजेंट इज मोर देन बीटा पार्टिकल वाला। चलो एक मिनट ये देख ले पहले, फिर आ जाते हैं कौन सा कह रहे हैं आपकी समस्या, है ना। मास इंक्रीजेस विद स्पीड, इसमें कोई शक है क्या? नहीं नहीं, कोई शक नहीं। और चार्ज इंक्रीजेस विद स्पीड, इसके झूठ होने में कोई शक है? शक नहीं। स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस विद स्पीड, यस सर। कोई शक नहीं, सही बात। अब कैथोड पार्टिकल की और बीटा पार्टिकल की बात यहाँ पे जो मैंने दी है, कैथोड पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल भी होता है इलेक्ट्रॉन। कैथोड पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रॉन, और बीटा पार्टिकल भी क्या, इलेक्ट्रॉन। दोनों में लेकिन एक फर्क है। कैथोड पार्टिकल है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, और बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस में से निकला इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं होते। एक्चुअली नहीं होते हैं।
न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं होते। होते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, कुछ न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, सब में नहीं, कुछ के अंदर क्या हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जिंदा नहीं रह सकता, तो इसको क्या कर देते हैं, हाँ, बाहर फेंक देते हैं। तो ये पार्टिकल, इसी का नाम रखा गया बीटा बीटा पार्टिकल। ठीक है। कैथोड sir. पार्टिकल कहाँ से निकलना है, ऑर्बिट ऑर्बिट से। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है ये तो, है ना। और ये बीटा पार्टिकल ताजा ताजा बना हुआ इलेक्ट्रॉन जो कहाँ से निकलना है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से। अब होता क्या है, इसकी एनर्जी जो है न्यूक्लियस से निकलने वाले पार्टिकल की होती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, और कैथोड पार्टिकल की होती है किलोवाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, 10⁵ और 10 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की। किसकी एनर्जी ज्यादा है, बीटा पार्टिकल 10 लाख बीटा की ज्यादा, यानी बीटा, वेलोसिटी बीटा। बीटा की ज्यादा कि कैथोड की ज्यादा, बीटा की। यानी मास किसका ज्यादा, क्योंकि मोशन में मास बदल जाता है, तो मास बीटा किसका का। ज्यादा बीटा का। बीटा है। दोनों फंडामेंटली इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन दोनों भागते हुए इलेक्ट्रॉन है ना, मोशन वाले है बीटा ना। पार्टिकल का मान हाँ, तो बीटा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज कैथोड से क्या होगा, कम होगा। कम होगा। कम होगा। तो ये डी वाले में कहते हैं कैथोड का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है, तो ये सत्य वचन है ना। यस सर। तो व्हाट इज कैथोड पार्टिकल, इट इज इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द ऑर्बिट, और बीटा Yes. पार्टिकल इज फ्रॉम न्यूक्लियस। द एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। और कैथोड पार्टिकल, ये क्वेश्चन वहां भी मिलेगा, बट रेलेवेंस यहाँ पर भी है इसकी। ठीक है ना। यस सर। किसकी स्पीड ज्यादा है, बीटा की कि कैथोड की, बीटा। बीटा की। यानी कि मास में दोनों में फर्क रहेगा ना, रेस्ट मास तो Yes, सेम sir. होगा, लेकिन मास इन मोशन क्या होगा, डिफरेंट। डिफरेंट होगा ना। यस सर। तो मास उसका ज्यादा जो तेज दौड़ा, यानी स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा, कैथोड पार्टिकल का ज्यादा। तो बोथ कैथोड पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन्स, बट one is electron coming out of the orbit of atom and another is from the nucleus. ठीक है, क्लियर बच्चों? यस सर, यस सर। और बोलो, क्वेश्चन नंबर से 5th बता दीजिए। 198 इसमें कोई सा और बचा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5th था 5 मतलब ये ईयर वाला सर, ईयर 198 ईयर्स। मतलब ये समझाने की कोशिश की, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है कि एक कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज होता है। सोचिए, अगर आप हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकाले, तो एक दिन में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86400 सेकंड होते हैं ना। 1400। यस सर। तो n डेज में कितने निकाल लोगे, n ठीक है। एंड और कितना चाहते हैं आप चार्ज 1 कूलम आ जाए, 1 कूलम ध्यान है कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 6.25 10 to the power 18। ये ध्यान है। यस सर। तो नंबर ऑफ डेज कैसे, नंबर ऑफ डेज आ गए कितने, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 86400 इंटू 10 की पावर 9। इतने दिन लग जाएंगे आपको कितना चार्ज इकट्ठा करने में, मतलब हर सेकंड आप 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकालें हर सेकंड। जस्ट इमेजिन कितना हो गया 10 की पावर 9 एक सेकंड में, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना। तो कितने दिन खर्च हो जाएंगे, अब इन्होंने पूछा कितने साल लग जाएंगे, 368 किससे डिवाइड कर दोगे, 365। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 198 इयर्स। समझ आ गया? यस सर, आ गया। ये तो बाकी तो हो ही गए थे। एक टेस्ट बाकी चार्ज तो- अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ये अभी बाद में बात करेंगे इसकी, है ना। अभी आगे डिस्कशन में आ जाएगा ये। और कोई सा डाउट यहाँ पे? अब तुम बताओ अक्षय क्या कह रहे थे?
कंडक्शन में ऊपर है इसका। सर हाँ सर अभी आपने क्या बताया? मैं पूछा तुमसे कि तुम क्या पूछ रहे हो। सर वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इलस्ट्रेशन में 2 डाउट था। इलस्ट्रेशन sir. 2 पूछ रहा क्या? यस सर। इसमें क्या है, तकलीफ क्या आ रही है इसमें? सर वो एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। उसमें न्यूट्रल किसको लिया है और चार्ज किसको लिया है? ये समझा रहा था मैं आपको, इसमें इंडक्शन से चार्जिंग ना। सर ये देखो कंडक्शन से। कंडक्शन वाले का, एक मिनट सॉरी गलत देख लिया। यस सर। कंडक्शन में क्या दिया है, कंडक्शन का सेकंड बोल रहा। इसमें एक को अनचार्ज लिखा तो है क्लियरली। सेकंड वाले कौन? एक मिनट यही देख लो ना, ये डायग्राम। इस पे चार्ज है, जिस पे क्यू लिखा है ना, ये वाला, ये तो हो गया क्या, चार्ज। और इसके बगल में जो रखा हुआ है स्फीयर, वो क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल है। अब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया किससे, एक कंडक्टिंग वायर से दोनों को आपस में क्या कहता है, कनेक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये न्यूट्रल लिखा रहेगा शायद, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। जो न्यूट्रल था उस पर चार्ज Q2 आ गया। यस सर। और जो पहले जो चार्ज था उस पर भी चार्ज अभी भी रह गया, लेकिन नेचुरल है कि चार्ज तो कंजर्व्ड है ना, तो पहले से तो कम हो गया। यस सर। अब दोनों आइडेंटिकल है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। वो एक अलग चीज है जो भी मैंने कहा था कि बाद में डिटेल में आएगा डिस्क्रिप्शन इसका। ये तो सिर्फ एक बताना है आपको, सिर्फ एक पॉइंट समझने के लिए था कि जब आप एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज से कनेक्ट कर देंगे तो न्यूट्रल बॉडी विल आल्सो एक्वायर चार्ज। तो सो वी कॉल इट वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग। अभी क्या हो रहा है इसके पीछे की क्या और डेप्थ है, वो भी पूरा एक टॉपिक है, ठीक है ना। सर ये जो सेकंड वाला इलस्ट्रेशन है, इसमें ये दोनों अलग अलग डायग्राम है या फिर एक ही प्रोसेस को बताया है? एक ही प्रोसेस को बताया। ये बिफोर है, बिफोर आफ्टर। ठीक है ना। पहले ये Yes, स्विच sir. ओपन है, दैट मीन्स दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। नहीं है। और बाद में क्या कर दिया, स्विच क्लोज, स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दी। क्लोज कर दिया, यानी दोनों आपस में कांटेक्ट में आ गए। कांटेक्ट सर में आ गए तो ये इसमें बताया बराबर कि सारा बराबर चार्ज कहाँ चला गया। सर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि सर ये इसमें सारा दोनों जा में रहा है? बराबर चार्ज क्यों नहीं आया? मैंने ऐसा जब बोला कई बार कि बाद में डिस्क्रिप्शन में आएगा, तो आप ऐसा क्यों नहीं सुन रहे हो सर हैं? यस सर। अभी सारा सीखने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र लगेंगे ना बेटा। यस सर। अभी हमें वो कॉम यहाँ पे और हथियारों की जरूरत पड़ेगी, तब समझ में आएगा ही, है ना। अभी मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ आपको आउटलाइन बता रहा है क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग। जिसमें मैंने आपको पहले भी बोला कि सिर्फ फ्रिक्शनल चार्जिंग आपको कंप्लीट समझा दी है। अभी इंडक्शन में भी समझना बाकी है, जो आप नहीं पूछ रहे हो अभी, लेकिन उसमें आएगा आगे। और कंडक्शन डिटेल में आएगा, 2 दिन लगे उसमें और, ठीक है ना। यस सर। इंडक्शन वाले में सर कॉम वाले में एक डाउट था क्या सर, जैसे कॉम अपना चार्ज है, मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, और जैसे जो अपन जिस पेपर को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट हो गया पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ गया है, तो दोनों में अट्रैक्शन हुआ, तो जब दोनों कांटेक्ट में आए तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या? हाँ होगा ना, धीरे धीरे होगा लेकिन होगा। तो सर पेपर से कॉम की तरफ जाएंगे उसको न्यूट्रल करने के लिए। वो तो देखो आना जाना सिर्फ किसका लगा रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन तो रोल ही नहीं प्ले करते ना इसमें। अब कहां से कहां आएंगे, अब डिसाइड करो। मान लो कॉम्ब पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। पेपर के पास नेगेटिव चार्ज जाना है कंडक्शन से, तो नेगेटिव चार्ज जाना है, मतलब कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। हाँ। मान लो कॉम्ब पे पॉजिटिव चार्ज है और पेपर पे पॉजिटिव चार्ज जाना है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा,
उधर लेके इलेक्ट्रॉन पेपर से उधर उल्टा transfer इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ये। मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो उसमें पहले से ही है। ऐसे सर पेपर भी चार्ज हो जाएगा ना, हैं? पेपर भी चार्ज हो जाएगा ऐसे, हाँ, है ना? ठीक, कंडक्शन हो जाएगा ना। यस, बट क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी कम है तो ये प्रोसेस होगा जरूर, लेकिन थोड़ा टाइम, स्लो होगा। इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। ओके सर, गॉट इट, ठीक है। यस सर। एक चीज और रह गई, एक मिनट रुक जाओ। बात चल रही थी कूलम्स लॉ की, क्लियर हो गया? कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अब हमने कूलम्स लॉ में क्या माना था कि चार्जेस कैसे रख दिए थे, ध्यान करो। कूलम्स लॉ में चार्जेस को हमने क्या रखा था, ध्यान करो, कहाँ रखा था? पानी में रखा था क्या? नहीं वैक्यूम में रखा था, वैक्यूम में रखा था ना। हाँ, तो अगर किसी मीडियम में डुबो दे, मान लीजिए पानी में डुबो दे, तो क्या होगा? क्या फोर्स वही रहेगी? नहीं, बदल जाएगी। बदल जाएगी फोर्स, बदल जाएगी ना। अच्छा, साथ के साथ ध्यान करो, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, सेम रहेगा। पड़ेगा। पड़ेगा अपन, रहता है ना वो तो। पड़ेगा ना। पड़ेगा। देखो, एक चीज की कंपैरिजन करने, दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, यस, ठीक है? दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती हैं कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से, हमेशा या कभी कभी? हमेशा। हमेशा ही अट्रैक्ट हमेशा। करते हैं, तो एक खास बात है जो इलेक्ट्रिक फोर्स में नहीं है, कि आप अगर ऑब्जेक्ट्स को, ये दोनों आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, मान लो अट्रैक्शन का, ठीक है, ये भी समझते हैं ना। अब इनको आपने पानी में डुबो दिया, इनके बीच में आपस में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच में आपस में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, ठीक है? यस सर। मतलब इफ देयर इज अ मीडियम बिटवीन द masses, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहा मैंने? इफ देयर इज मीडियम, a medium and if there is no medium, there will be no इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशन, difference। वापस, मीडियम हो ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ क्या लिखा था? G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर था ना। यस सर। इसमें G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मीडियम। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने ये कभी नहीं कहा कि मासेस वैक्यूम में रखे हो। यस सर। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वैक्यूम में रखे हो चाहे मीडियम में रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। लेकिन कूलम लॉ में कूलम ने स्पेशली मेंशन किया, ध्यान करिए, वैक्यूम में होना चाहिए, वैक्यूम में पॉइंट होने चाहिए चार्जेस केप्ट इन पार्टिकल्स। वैक्यूम। यस सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या, ध्यान करो, फॉर कैसे मासेस कहा था यहाँ पे हमने? पॉइंट मासेस। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, रिजल्ट वही है बिल्कुल कूलम्स लॉ जैसा। यस सर। लेकिन इस लॉ में पॉइंट मास बोला कि नहीं बोला? बोला है। बोला है, लेकिन क्या वैक्यूम बोला? नहीं बोला, कूलम ने पॉइंट चार्ज भी बोला और वैक्यूम भी बोला। लेकिन अगर मान लो वैक्यूम ना हो करके चार्जेस को, ध्यान देना, चार्जेस को किसी मीडियम में इमर्स कर दें, तो फिर क्या होगा? क्या कुछ फर्क पड़ता होगा? तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
चलिए अलग पेज ले लेता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन electrostatic force between 2 point charges in a kept in a medium। अगर दो चार्जेस किसी मीडियम में रखे हों तो उनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाती है। Now why is this happening? एक्चुअली इसकी अपनी डिटेल है, लेकिन अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इनफैक्ट डिटेल में क्या चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा समझ लो फिर भी, क्योंकि मीडियम में चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो भी इन दोनों पर फोर्स लगा रहे होंगे, यानी मीडियम भी अपनी तरफ से कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका एक इजी वे निकाल दिया है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in medium। बिटवीन, यहां से लिखना है अपने को, ठीक है, बिटवीन 2 point चार्जेस kept in a medium। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि हमेशा ये फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एक और खास ऑब्जर्वेशन है कि ये जितना फ्रैक्शन हो जाती है, मतलब ऐसा मानिए कि अगर आपने दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, सेपरेशन मान लो रखा हुआ है इनके बीच का R, और आपने इन दोनों को उठा करके किसी मीडियम में इमर्स कर दिया, और सेपरेशन अभी भी कितना है? R। जस्ट ध्यान रखिएगा, जियोमेट्रिकल सेपरेशन अभी भी कितना? R। ये बिफोर और आफ्टर वाला ही, ठीक है। तो अब मीडियम में इमर्स करने पर क्या पाया गया कि जो फोर्स इन पर लग रही थी वो पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और जितने टाइम्स हो जाएगी, ध्यान देना, जितने टाइम्स हो जाएगी, यानी क्या, वो डिपेंड करेगा मीडियम कौन सा है। मतलब पानी में डुबो रहे हैं तो क्या, तेल में डुबो रहे हैं तो क्या फर्क आएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे पर मान लीजिए एफ फोर्स या एफ नॉट फोर्स लगा रहे थे, तो अभी ये जो फोर्स लगा रहे होंगे व्हाइल दे आर इन द मीडियम, ये फोर्स कितनी होगी? जो पहले लग रही थी उसकी 1/K टाइम्स हो जाएगी। जितनी फोर्स पहले लग रही थी उसकी कितने टाइम्स हो जाएगी? 1/K 1/K टाइम्स हो जाएगी। और इस कैपिटल K को हम नाम देते हैं उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे पानी में डाल दिया मान लीजिए आपने चार्जेस को, और मान लीजिए फोर्स हो गई पहले के कंपैरिजन में 1/80 टाइम्स, तो इस 80 को क्या कह देंगे? वाटर का डाइलेक्ट्रिक चार्ज। डाइलेक्ट्रिक मतलब बेड कंडक्टर, ठीक है। यस सर। थिंक ऑफ इट कि अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल्स कहाँ रखे हुए हैं? वैक्यूम में, और आपने इनको डुबो दिया किसमें? मीडियम में। मीडियम में डुबोने से जो फोर्स है वो पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और जिस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको निकालने के लिए, वो नंबर उस मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो नंबर उस मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ध्यान डाइलेक्ट्रिक दीजिएगा। कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट है उसके लिए, मतलब उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। डिस्टेंस आपको बट नेचुरल क्या आपने रखा है? डिस्टेंस सेम डिस्टेंस रखा क्या है। रखा है? सेम रखा है। तो ये चीज ध्यान रखते हुए कि F इक्वल टू F0/K किस चीज के लिए? और सेम geometrical separation, the force becomes 1/K times, ठीक है। यस।
ये याद रखना अपने को। कैपिटल के क्या कहला रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि जब चार्ज पार्टिकल्स मीडियम में है तो व्हाट फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग? जब कूलम्ब्स लॉ में आप क्या यूज कर रहे थे, तो अब इसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे? कैपिटल के मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 1/4π∁ कैपिटल के ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के है, इसको आप एप्सिलॉन लिख सकते हो। आपको ध्यान है एप्सिलॉन नॉट क्या था? Yes. क्या नाम दिया था एप्सिलॉन नॉट को? ध्यान करो। Permittivity of free space. पेज पलटने की आवाज सी आ रही है ना? हैं? क्या कहा था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? Permittivity और कैपिटल के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन को क्या कांस्टेंट कहेंगे? ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम। कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। स्पेस। ठीक है। और एप्सिलॉन किसको लिख दिया? परमिटिविटी किसकी क्या दी? मीडियम की। कभी कभी हम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर नॉट को एप्सिलॉन आर भी लिख देते हैं। मतलब मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? मीडियम की परमिटिविटी का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? स्पेस परमिटिविटी। स्पेस की परमिटिविटी से। तो इसको कहते हैं, कंपैरिजन किया तो क्या कहेंगे इसे? रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी। और ये दोनों बराबर ही हो गए ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये। यस सर। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बट नेचुरल दोनों आपस में क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी आपस में क्या होंगे? बराबर ही हो गए ना। अगर मीडियम की परमिटिविटी को आप वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं, यानी आप कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों का आपस में, तो उस कंपैरिजन से आप जो वैल्यू ला रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं हम? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऑफ द मीडियम। और क्या यहाँ पे सीख रहे हैं कि जो एप्सिलॉन है वो किसके बराबर है? एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ रहा है? के बराबर ही तो हो गया ना? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। Yes. डन। 2 मिनट जैसे आप दो चार्ज पार्ट आप देखो, जैसे वो पढ़ा होगा आप लोगों ने, आयनिक कंपाउंड है कोई, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को आप पानी में मिलाते हैं तो जो इनका बॉन्ड टूट जाता है आसानी से, क्यों? डाइलेक्ट्रिक। सोचो, ये पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यस सर। है? यस सर। तो आयनिक कंपाउंड्स को अगर आप मिलाते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे आपने पानी में मिलाया नमक को, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाते हैं। क्यों आसानी से अलग हो जाते हैं? आयनिक बॉन्ड किस वजह से बना हुआ है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से तो बना हुआ है ना। यस सर। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस अट्रैक्शन की फोर्स में कमी आ जाएगी ना। यस सर। आ जाएगी। अगर आपने पानी मिला दिया है तो क्या होगा? फोर्स कम हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको मान लो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 80 है, तो जितनी फोर्स पहले लग रही थी उससे कम लगेगी ना। यस सर। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक Yes, sir. फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट इन अ मीडियम। अगर मैं सेपरेशन ना बदलूं तो क्या होगा?
रिड्यूस हो जाएगा फोर्स। अगर सेपरेशन ना बदलूं तो क्या हो गया बताओ? रिड्यूस हो जाएगा फोर्स। फोर्स रिड्यूस जाएगा है। ये force। जरूरी है ना बात करना कि भाई शर्त तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना। फॉर सेम जियोमेट्रिकल सेपरेशन अगर आपने डिस्टेंस नहीं बदला, चार्जेस आपने नहीं बदले, तो उन चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कम क्यों हो गया? क्योंकि मीडियम इन्वॉल्व हुआ है। तो मीडियम का अपना क्या एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आपको डिवाइड करना होगा उसको। Done? डन सर। एक अब आइडिया ऑफ इक्विवेलेंस लेते हैं। इक्विवेलेंस का आइडिया क्या? मीडियम में जाने पर फोर्स कम हो गई कि बढ़ गई या उतनी रही? कम हो कम हो गई। force। कम हो गई। तो क्या आप वैक्यूम में रखे रखे कम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। कर सकते थे। क्या करना पड़ता? डिस्टेंस Distance बढ़ा चार्जेस कम बढ़ाना कर दो या फिर पड़ता। डिस्टेंस बढ़ा दो। डिस्टेंस बढ़ा डिस्टेंस, चार्जेस तो वही चाहिए ना, चार्जेस तो छेड़खानी डिस्टेंस करनी है, बढ़ाना पड़ता। डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता। राइट? यानी कि अगर आप चार्जेस को किसी मीडियम में रख रहे हैं, उस सिचुएशन को आप कंपेयर कर सकते हैं वैक्यूम से भी, वैक्यूम की एक सिचुएशन से, बट उस केस में आपको सेपरेशन अलग अलग रखना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जितनी फोर्स किस में रखे जाने पर लग रही है, मीडियम में। मीडियम में रखे जाने पर लग रही है, उतनी फोर्स किस में रखे जाने पर लगे? वैक्यूम में। वैक्यूम में रखे जाने पर लगे। तो ऐसा करने के लिए क्या आप जियोमेट्रिकल सेपरेशन सेम रखेंगे या अलग रखेंगे? अलग रखेंगे। किसमें ज्यादा रखेंगे, मीडियम में कि वैक्यूम में? वैक्यूम में ज्यादा रखेंगे। वैक्यूम में। लेट्स कॉल इट आरवी एंड आरएम। ठीक है, आरवी और आरएम। अगर फोर्स क्या रही? सेम। If F between the particles when in medium and F when they are in vacuum remains the same, so what will you say? 1 upon 4 pi epsilon naught capital K Q1 Q2 upon R medium 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon, right? यस सर। यानी कि R मीडियम का स्क्वायर इंटू कैपिटल के किसके बराबर है? आरवी। ये बात समझ में आई? यस हाँ या ना? सर यस सर। यानी कि वैक्यूम में जो सेपरेशन रखना पड़ेगा वो मीडियम वाले सेपरेशन का कितना टाइम्स होगा? रूट आर के नहीं, रूट के। रूट के टाइम्स हो गया ना? के टाइम हो गया। मतलब मीडियम में आरएम डिस्टेंस पर रखना इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंस का हमेशा क्राइटेरिया रहता है, एंड द क्राइटेरिया हियर इज फोर्स। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स अगर सेम रही, तो मीडियम में अगर सेपरेशन आरएम है तो वैक्यूम में वो सेपरेशन कितना रखना पड़ेगा? आरएम अंडर रूट के। 2 रखना पड़ा। के रखना पड़ेगा। पॉइंट समझ आएगा आइडिया ऑफ इक्विवेलेंस? यस सर। यस मीडियम का आरएम डिस्टेंस वैक्यूम के कितने डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है? आरवी 10 सेपरेशन। ये चलिए इसी से समझ आई ना, लिखने की जरूरत नहीं ना, क्लियर हो गया आइडिया? मीडियम का आर एम और वैक्यूम का कितना? आरवी। इसको ऐसा समझो आप कि मान लीजिए दो चार्जेस है Q1 Q2 और इनमें सेपरेशन है मान लेते हैं D, और ये किसी मीडियम में डूबे हुए हैं, इमर्ज्ड है, और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं चलिए 4 है। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि इनको मैं वैक्यूम में रखूं, तो ये जानना चाहता हूं कि नया सेपरेशन क्या हो सो दैट F remains unaffected। तो क्या कहते हैं? फोर्स पे कोई फर्क ना पड़े तो क्या?
तो वैक्यूम में जो सेपरेशन है वो कितना होता है? मीडियम में सेपरेशन का कितने टाइम्स रखेंगे? ओके टाइम फॉर सेम फोर्स। यानी कि वैक्यूम में जो सेपरेशन है वो कितना रख दिया? d/√k। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका? 2D यस सर 2D हो गया ना डायरेक्ट? यस सर। यस सर क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया हालांकि सर आप इसको शुरू से सॉल्व कर सकते हो हर बार सॉल्व करने के लिए, तो ये तरीका है ही। तो आइडिया ऑफ इक्विवेलेंस क्या है कि जो मीडियम में रखे हैं और जब वैक्यूम में रख दिया जाए और ये चाह रहे हो कि फोर्स पर कोई फर्क ना पड़े न पड़े, तो उसके लिए वैक्यूम में कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, ये हमने एक एनालिसिस कर लिया। यस सर। बस और कुछ नहीं, ज्यादा यूज कुछ नहीं, इसका इतना सही यूज है एक कंपैरिजन। तो आइडिया ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है? यस सर। अगर मान लो एग्जाम्पल भी, अच्छा कॉपी करना होगा, एक मिनट लो। ये मैंने इधर भी शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, कुछ छूट जाता होगा ना। डन सर, हो गया। डन सर। अगर मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, रखे तो वैक्यूम में ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कोई मीडियम की स्लैब रख दी जाए। दोनों रखे कहां पर है? वैक्यूम में। लेकिन इन दोनों के बीच में एक दीवार है, ठीक है? तो अगर इस दीवार का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के मान ले, ये इनफाइनाइट तक दिखाने के लिए डॉटेड दिखा रहा हूं, ठीक है? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थिकनेस इसकी मान लेते हैं हम T, और चार्जेस किस में रखे हैं? चार्जेस रखे हैं वैक्यूम में। तो इफेक्टिव सेपरेशन क्या हो जाएगा बताओ? इसका अगर मैं कंपैरिजन वैक्यूम वाली सिचुएशन से करूं तो क्या करूं? कितने हिस्से में मीडियम है? D-L। तो T वाला जो हिस्सा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कैपिटल के है तो वो सोचो T√K जैसा हो गया। कितने हिस्से में वैक्यूम है? D-T। और जो T हिस्सा है तो T√K वैक्यूम हो गया। मीडियम का T थिकनेस वैक्यूम की कितनी थिकनेस के इक्विवेलेंट है? बोलो भाई। D-T हो जाएगा ना? क्या? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कैपिटल के है तो इस थिकनेस को आप वैक्यूम की कितनी थिकनेस से रिप्लेस कर सकते हो?
t minus t plus की t रूट के जो t वाला हिस्सा है वो t रूट के इक्विवेलेंट हो गया अभी जो बताया, rv rm रूट के। हाँ हाँ और d माइनस टी में तो वैक्यूम है ही। हाँ सोचो d माइनस टी जो हिस्सा है, d माइनस टी जो सेपरेशन है वो तो वैक्यूम है ही ना ऑलरेडी। यस सर। और जो t जिसमें मीडियम है उसको क्या मान लिया? टी रूट के से आ जाए। तो यानी क्या लिखो, d माइनस टी में वैक्यूम प्लस t रूट के प्लस टी रूट के में भी। यानी अब जो फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ आया क्या? यस हमने सर। इस प्रॉब्लम को वैक्यूम वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया। हमने इस प्रॉब्लम को किसमें कन्वर्ट कर लिया? वैक्यूम वाली प्रॉब्लम। वैक्यूम वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया। तो वैक्यूम कितना सेपरेशन मानूंगा वैक्यूम में? तो d माइनस टी प्लस t रूट के सेपरेशन मान लिया, हो गया काम अपना। और इसमें भी अगर मान लो स्लैब मेटल होती तो, अगर स्लैब डाइलेक्ट्रिक ना होके क्या होती? मेटल। अगर स्लैब कंडक्टर होती तो कंडक्टर का ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये लिखना रहेगा, पीछे लिख लेना। कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। तो F क्या हो जाता है? इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा ना। यस सर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंडक्टर्स जो कंडक्टिंग जो स्लैब होती है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, ध्यान रखेंगे? इनफाइनाइट। कंडक्टर क्या होता है? देखो डाइलेक्ट्रिक का एक्चुअल मतलब तो होता है वेड कंडक्टर। कायदे से तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका दूसरा तरीका ये हो गया, वो कह देते हैं इनफाइनाइट है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोल देते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर आपने दो चार्जेस के बीच में एक लंबा सा कंडक्टिंग शीट, एक लंबी कंडक्टिंग दीवार लगा दी, तो इन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, डन। डन सर। बाकी अब कल करेंगे चर्चा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहना वैसे। थैंक यू सर। बाय। चलो सर कल डिस्कशन ले लेना डीसीएस। डीसीएस तो कल का बोल रहे हो ना तुम लोग? हाँ सर। बदला हाँ सर कल सर कोई बदलाव बदल रहा हो तो बता देना।